नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं दो न्यूज आर्टिकल्स। पहला जो टाइटल है आप देख पा रहे हैं, बिहार कोकिला का निधन, और ये काफी चिंताजनक एक न्यूज थी क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बिहार के लिए और आर्ट की दृष्टि से, कला की दृष्टि से भी शारदा सिन्हा जी का निधन हो चुका है। और दूसरी जो खबर है वो है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो है वो उसका नाम चेंज किया जा रहा है और उसका नाम क्या रखा जाएगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पर्सनालिटीज पे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये आराम से पूरा देखिएगा, वीडियो शुरुआत से अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट जो टाइटल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर ही आपको डेडिकेटेड रूप में वीडियोस मिलने वाले हैं। मतलब क्या है कि स्टडी आईक्यू पीसीएस पर ये सारे जो स्टेट्स के वीडियोस थे वहां पे आपको मिलते थे, लेकिन यहाँ पर एक पूरी तरीके से आपको बीपीएससी ओरिएंटेड वीडियोस ही मिलने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट्स इसमें आपको कवर हो जाएंगे। तो कैसे इसको सब्सक्राइब करना है, तो जाना है आपको स्टडी आईक्यू पीसीएस के यूट्यूब चैनल के होम पेज पर। तो होम पेज पे जाएंगे तो पहला आपको यहाँ पर दिख जाएगा आइकन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीपीएससी स्टडी आईक्यू का, उसको आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइटल हमारा था आज का कि शारदा सिन्हा जी के बारे में ही। शारदा सिन्हा जी जो है इनकी डेथ हो चुकी है। न्यूज का आर्टिकल भी है कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का दिल्ली में एम्स में इनका निधन हो चुका है। पर्सनालिटी काफी इंपॉर्टेंट है ये, बिहार की दृष्टि से भी और कला की दृष्टि से भी, और ना ही सिर्फ बिहार में, ना ही सिर्फ इंडिया में, मतलब इंडिया के बाहर के जो देश हैं वहां पे भी इनका नाम काफी प्रसिद्ध है, काफी प्रसिद्ध रह चुकी हैं ये। छठ पूजा के पहले दिन ही इन्होंने आखिरी सांस ली थी और छठ पूजा मतलब छठ में ही इन्होंने बहुत सारे गाने भी इन्होंने गाए हैं। और आपने जब भी कभी भी सुना होगा कोई भी गाना तो इन्हीं की आवाज में रहता है, छठ वाले गाने। इनके बारे में देख लेते हैं। बिहार की लोक संगीत की जो प्रतीक मानी जाती है ये, ठीक है, ये एक सिंबल मानी जाती है, प्रतीक मानी जाती है शारदा सिन्हा जी। इनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कैसे निधन हुआ है? कैंसर से। नाम क्या लिखा है यहाँ पे? मल्टीपल माइलोमा, ठीक है, मल्टीपल माइलोमा से इनका निधन हुआ है। और ये ब्लड कैंसर का एक रूप होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि उन्हें अपनी आत्मीय छठ गीतों को गाने की वजह से विशेष रूप से सराहा जाता है। और सराहा कहाँ पे जाता है? ना ही बिहार में, ना ही इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो वो हमने देख लिया। अब जरा इनके बारे में जान लेते हैं कि शारदा सिन्हा जी जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करती थी, जन्म कहाँ पे हुआ था, ये सब चीजें। तो इनको बोलते क्या है वैसे? इनको एक टाइटल दिया जाता है बिहार कोकिला का, ठीक है। तो हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं कि बिहार कोकिला किनको कहा जाता है। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपको इनका नाम सेलेक्ट करना होगा प्रीलिम्स में। एक प्रसिद्ध भारतीय ये गायिका है और इन्होंने किन किन भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं जरा वो भी देख लीजिएगा। जो चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा मत पढ़िएगा, उतना ही काफी है। भोजपुरी, मैथिली और मगही संगीत में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, ठीक है। भोजपुरी के गाने भी गाए हैं, मैथिली के भी गाए हैं, और मगही जो है मगध के जो है वहां पे भी इन्होंने गाने गाए हैं और काफी अच्छे हैं। और अच्छे के साथ साथ इनके गाने काफी प्रचलित भी है। हर साल जैसे होता है ना कि जब गरबा होता है, जब गरबा का दिन आते हैं तो उस टाइम पे फाल्गुनी पाठक के गाने ही बजते हैं, वैसे ही जब भी छठ होता है तो हमेशा इनके गाने बजते आए थे। गाने इन्हीं के सब लोग बजाते थे और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। इनके बराबर का कोई भी पर्सन नहीं हो पाएगा। अभी तक तो नहीं हो पाया है, बाद में भी शायद नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में। उन्होंने बिहार के पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोकप्रिय बनाना एक तो होता है कि सिर्फ आर्ट को फॉलो करना, इन्होंने आर्ट को अपना लिया था। मतलब अपनाने का मतलब यह है कि इन्होंने उस आर्ट को इतना ज्यादा संवर्धित किया, उतना ज्यादा इंक्रीज किया कि वो चीज प्रचलित हो गई है बिहार के अलावा, इंडिया के अलावा पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। और जहां जहां पे लोग गए हैं, बिहार से लोग जहां पे भी जाते हैं हमेशा इनको रेवर करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेवर करना, तो वो इनको करते हैं। व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाया है, विदेशों तक भी, यहाँ पे पॉइंट भी लिखा हुआ है, भारत और विदेशों तक एक व्यापक दर्शक वर्ग जो है, श्रोता वर्ग जो है, उन तक पहुंचाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है शारदा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था और इनका घर कहाँ पे है वो देख लेते हैं। जन्म बिहार के सुपौल जिले में था इनका।
सुपौल जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो ये ब्लॉक या सब याद करने की जरूरत नहीं है, राघोपुर ब्लॉक है और हुलास गांव है, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। जिला इंपॉर्टेंट है बस एग्जाम के लिए। सुपौल जिले से बिलोंग करती हैं। और इनका जो घर था, मतलब जो शादी के बाद जो घर हो जाता है, ससुराल जो हो जाता है, वो कहाँ पे था? बेगूसराय में। तो बेगूसराय जिला, दो जिले हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर नोइंग द पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी। 72 ईयर्स में इनकी डेथ हुई है ब्लड कैंसर से। अब जरा जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या चीजें करी भी है। शारदा सिन्हा ऑल्सो सैंग अबाउट द लाइफ ऑफ द गिरमिटिया लेबर्स। अब ये नाम कभी कभी आता है, देखो डायरेक्टली कभी कभी ऐसा होगा कि एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो होगा वो इनसे ना पूछ के इनके कुछ कामों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे यहां पर भी लिखा हुआ है कि गिरमिटिया लेबर्स जो हुआ करते हैं, गिरमिटिया वाले, उनके बारे में इन्होंने सॉन्ग्स में बताया भी है, लिरिक्स भी जो भी रहता है इनका इन्होंने दिया भी था। दैट बिकेम वेरी पॉपुलर। ठीक है, वो काफी पॉपुलर हो गया था। किन देशों में? मॉरिशस, सेशल्स, फिजी एंड अदर प्लेसेस, जो कि ऐसे देश हैं जहां से जब बिहार के लोगों को ब्रिटिश टाइम पे कौन से ईयर्स में, लगभग हम मान सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में, 17वीं ना बोल के 18वीं और 19वीं शताब्दी में बोल सकते हैं। तो 17th तो ना बोल के हम 18th, 19th एंड 20th सेंचुरी में, यहां पे लिखा भी हुआ है इस जगह पे कि किसको बोलते हैं, ये गिरमिटिया का मतलब क्या होता है। तो गिरमिटिया का मतलब होता है कि एक एग्रीमेंट होता था और बिहार से लोगों को ले जाया जाता था, लेबर्स के तौर पर ले जाते थे इन देशों में। और क्या करते थे वहां पे? कोई काम करना है, लेबर का काम करना है, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करनी है तो उसमें इन्वॉल्व करते थे, या फिर उसमें कोई कृषि का काम करना है, ठीक है, और वो भी प्लांटेशन होता था। जैसे होता नहीं कि गन्ने की खेती कर रही हैं, तो उस गन्ने की खेती में बहुत बड़े लेवल पे एरिया है, वहां पे खेती कर रही हैं। इसके अलावा अगर आपको कपास की खेती करनी है, कॉटन की खेती करनी है, तो उसमें भी इनको लगाया जाता था। और बड़े बड़े प्लांटेशन होते थे, चाय के जो बागान होते हैं उनके लिए भी। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि गिरमिटिया होता क्या है। गिरमिटिया श्रमिक क्या होते हैं कि वो एक पर्सन होते थे, वो भारतीय लोग होते थे, और भारतीय लोगों को एक एग्रीमेंट के तौर पर किस शताब्दी में, लगभग 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप से, अब भारतीय उपमहाद्वीप ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत से ही, उस टाइम पे पूरा जो एरिया कवर कर रहे हैं, जैसे कि वो बांग्लादेश से भी हो सकते थे, वो बिहार से भी हो सकते थे, वो बिहार के अलावा अदर स्टेट्स जो कि आज के हैं वहां से भी हो सकते थे। कहाँ जाते थे वो? इन क्षेत्रों में। ठीक है, सेशल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, साउथ ईस्ट एशियन में अगर जाना है तो वहां तो उतना ज्यादा ब्रिटिश कॉलोनीज नहीं थी, लेकिन जहां जहां पे ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ठीक है, उपनिवेशवाद जहां पर ब्रिटिश का था, वहां पर जाते थे, मजदूरी के लिए भेजा जाता था। गिरमिट क्या होता है? वो एक एग्रीमेंट है। ठीक है, गिरमिटिया क्या होता है? एक तरीके का टिपिकली साइंड एग्रीमेंट होता है, आमतौर पर एक हस्ताक्षर समझौता होता है बेसिकली, और उनसे साइन करवा के उन्हें ले जाते थे। और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि अमानवीय जो घटनाएं होती थी वहां पे इन मजदूरों के साथ में होती थी। खाने के लिए सही से नहीं मिल पाता था, रहना सहना नहीं हो पाता था, तो उनके लिए इन्होंने गाने गाए थे। ठीक है, उनके लिए उन्होंने गाने गाए थे। दैट बिकेम वेरी फेमस इन दीज कंट्रीज, जहां पर ये लेबर्स गए थे और वहां पे जाके इन कंट्रीज को खड़ा करने में इन बिहार से जाने वाले, इंडिया से जाने वाले जो लेबर्स हैं, गिरमिटिया लेबर्स होते हैं, उनका काफी बड़ा योगदान है। तो जब आज के समय में देखा जाता है कि इंडिया के साथ में इन कंट्रीज का क्या रिलेशंस है, नाउ नाउ दीज कंट्रीज, दीज एरियाज हैव बिकम द कंट्रीज। ठीक है, वो देश बन चुके हैं। मॉरिशस एक कंट्री है अलग से, सेशल्स भी है, फिजी भी है। तो यहाँ पर इंडिया का के जो हम कहते थे लोग हैं, और कई सारी जनरेशन्स पहले वाले जो लोग हैं वहां पे रहते आए हैं, और वहां की इकोनॉमी को बिल्टअप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चीजों को इस लेवल तक समझना है फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर ओन एक तरीके से नॉलेज बेस, और एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो गिरमिटिया हो गया, ये चीज थी। अब इसी के बारे में आगे बढ़ते हैं कि इन्हें अवार्ड क्या मिला हुआ था। ठीक है, शारदा सिन्हा जी को अवार्ड कौन कौन से मिले हुए थे वो देख लेते हैं। पहला जो अवार्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? इज द पद्म भूषण। ये पद्म भूषण अवार्ड है, और इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ था। इन्हें पद्म श्री भी मिला हुआ था। ये पद्म श्री अवार्ड है, देखने में ऐसा ही दिखता है इस जगह पे। और तीसरा जो अवार्ड है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी का भी अवार्ड मिला हुआ था। कब मिला था वो देख लेते हैं। तो देखिए, जो पद्म भूषण अवार्ड होता है, वो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। पद्म भूषण जो अवार्ड होता है, ये कौन सा अवार्ड होता है? ये आपका होता है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो फर्स्ट कौन सा होता है? भारत रत्न। भारत रत्न होता है हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, ये हाईएस्ट है।
भारत रत्न। सेकंड नंबर पे कौन सा होता है? अच्छा, भारत रत्न की बात आई है तो अभी कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी ये मांग भी है कि जो रतन टाटा जी हैं इनको दिया जाए भारत रत्न। ठीक है, ये अभी डिमांड चल रही है। सरकार, हो सकता है कि अगले साल जब अवार्ड्स दिए जाए तो इनका भी नाम प्रस्तावित किया गया है, हो सकता है इन्हें मिल जाए। सेकंड कौन सा होता है? पद्म भूषण जो है वो तो थर्ड है, ठीक है, ये थर्ड नंबर पे आता है। पद्म विभूषण आता है सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण। ये इन्हें मिला नहीं था, इन्हें मिले थे ये तीन। ठीक है, ये पद्म भूषण मिला हुआ था। थर्ड नंबर का आता है सिविलियन अवार्ड। फोर्थ नंबर का सिविलियन अवार्ड होता है पद्मश्री। ये है पद्मश्री जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 2018 में इन्हें भारत का तीसरा, ये कब मिला था? 2018 में शारदा सिन्हा जी को। ये कब मिला था? ये 1991 में मिला था। पद्मश्री इन्हें 1991 में मिला था। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिला था, जो कि कला में इनके जो कार्य किए गए हैं, संगीत को गाने में इनके जो कार्य किए गए हैं, इसकी वजह से मिला था। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे शारदा सिन्हा जी के बारे में, जिनके अभी देहांत हुआ है। अब आते हैं अगली खबर पे, दैट इज यहाँ पे आप टाइटल देख पा रहे हैं, न्यूज भी लिखा हुआ है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन इज टू बी रीनेम्ड एज अजगैबीनाथ धाम। प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या चेंज हो गया है? ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अगर पढ़ा होगा तो कर ले जाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट करने में आयोग माहिर है। मतलब वो बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे ऑप्शंस बना देंगे कि आप चकरा जाएंगे उसमें। तो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, सबसे आगे लिखा हुआ है सम्राट। तो सम्राट है कौन? सम्राट है यहाँ पे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। बिहार के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा जाएगा? अजगैबीनाथ श्राइन पड़ता है, टेम्पल पड़ता है, धाम पड़ता है, उसके नाम पर रखा जाएगा, जिसका एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। धार्मिक परिप्रेक्ष्य से काफी इंपॉर्टेंट जगह है ये, और इस वजह से इसका नाम भी रखना उचित बनता है। तो ये हमारी न्यूज भी है। किस जिले में पड़ता है? ये इंपॉर्टेंट है ये चीज कि भागलपुर जिले में पड़ता है। हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं आपको, सुल्तानगंज किस जिले में पड़ता है ये पूछ सकते हैं आपसे कि भागलपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अजगैबीनाथ धाम ये पड़ता है भागलपुर जिले में। ठीक है, ये इसकी इमेज हो गई। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इस तरीके का दिखता है। ठीक है, अजगैबीनाथ जो धाम है, बहुत दूर से फोटो इसको लिया गया है और ये बहुत सारा बड़ा सा एरिया इसमें कवर हो जाता है। किस जिले में है? ये पड़ता है भागलपुर जिले में। किन भगवान को ये समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है, लॉर्ड शिवा जो है उनको समर्पित ये है। ठीक है, डेडिकेटेड है। और लोकेशन कहाँ पे है? आप जानते हैं, नियर सुल्तानगंज में पड़ती है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो है उसी का नाम रखा जाएगा अजगैबीनाथ टेम्पल के नाम पर। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि यह स्थान धार्मिक यात्रियों के बीच एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार से ही लोग आते हैं, इंडिया के और भी अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से इसको रखा जाता है। किस वजह से? एक तो धार्मिक है, एक तो रिलीजियस एंगल होता है इसमें, और एक तो यहाँ पे रहता है कि जो रेवेन्यू आता है टूरिज्म से। ठीक है, टूरिज्म से जो रेवेन्यू आता है, तो ये जो है कि भागलपुर का जो टूरिज्म है वो इस मंदिर की वजह से भी फेमस है। ठीक है, तो ये इस तरीके का दिखाई देता है। अब जरा समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि जो यूनियन बजट में, केंद्र सरकार के बजट में इसके बारे में, बिहार के बारे में एक न्यूज भी आई थी कि फोकस किया जा रहा है, केंद्र सरकार के बजट में है इस बार बाय द वे, ठीक है, बिहार इन टूरिज्म इंफ्रा डेवलपमेंट। तो इससे अगर लिंक किया जाएगा तो आप समझ पाएंगे कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये फोकस में है इस टाइम पे। पहला है, होगा क्या उससे? आर्थिक विकास होगा। देखो, इस स्टेशन का नाम चेंज करके सुल्तानगंज से जो जो धाम है, जो मंदिर है, उसके नाम पर अगर रखा जाएगा तो इट विल बी वेरी मच, लोगों तक पहुंच पाएगा ये चीज़। ठीक है, और इम्पोर्टेंस जो है वो पहुंच पाती है। अगर वहां से ट्रेन्स गुजर रही होती हैं, ठीक है, तो वो समझ पाती है अच्छा यहाँ पर एक बहुत बड़ा श्राइन है, टेम्पल है, तो उसमें भी लोग आ सकते हैं। टूरिज्म जो है वो बढ़ सकता है, और टूरिज्म बढ़ने का सपोर्ट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है अपने बजट के तौर पर। डेवलपमेंट्स होंगे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा होता है, अवसंरचनाएं होती हैं, वो भी बढ़ बढ़ के बनाई जाएंगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अल्टीमेटली। ठीक है, इस सेंस में देखा जाए तो इंक्रीज्ड टैक्स रेवेन्यू। किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? टैक्स रेवेन्यू की, जो कि कौन देता है? लोग जो आते हैं वहां पे देंगे, टूरिस्ट देंगे। ठीक है, यहाँ पर टूरिस्ट अगर आते हैं, अगर पर्यटक आते हैं तो फिर वो क्या देंगे?
वहाँ का राजस्व को बढ़ाएंगे, टैक्स को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो मैंने बताया आपको, अगर वहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं तो फिर क्या होगा, उस मंदिर के आसपास का जो इलाका है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मंदिर के आसपास का इलाका थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड या फिर अनडेवलप्ड के तौर पर आप देख पा रहे होंगे। बट जब ये चीज़ डेवलप होगी तो क्या होगा, यहाँ पर आसपास के इलाकों में जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए खाने की व्यवस्था के लिए, या फिर जो होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, स्टे के लिए जो भी कंडीशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो पाएंगी। खुला एरिया है, पास का एरिया है, लेकिन इसको अभी और डेवलप करना, इसमें पोटेंशियल है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा होता है, वो डेवलप हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ा इसका फ्यूचरिस्टिक स्कोप हमको बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन। अच्छा, इससे होता क्या है, इस प्रक्रिया से, नाम चेंज करने से क्या होता है कि लोगों के मन में श्रद्धा की जो भावना होती है वो और डेवलप होती है। अब ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में होगा, धीरे धीरे ऐसा होता है कि इन द कमिंग 5 ईयर्स, इन द कमिंग 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, धीरे धीरे लोगों के मन में ये चीज़ हमेशा आती है। अच्छा, अजगैबीनाथ धाम एक स्टेशन का नाम है, और ये प्रिजर्वेशन हमेशा ऐसे डेवलप होता है। संस्कृति और धरोहर का संरक्षण में एक छोटा सा कदम है ये। प्रमोशन ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे अगर लोग आएंगे टूरिज्म वाले, तो फिर यहाँ पर आसपास के इलाकों में शॉप्स लगेंगी ना, जो मैंने बताया आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाएगा, रोड्स चौड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो आसपास के क्षेत्रों में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो नाउ दिस इज अ मेंस पर्सपेक्टिव वाला टॉपिक। ठीक है, इसको आराम से आप मेंस के हिसाब से आप इस पॉइंट्स को अपने आंसर में लिख सकते हो। स्थानीय उत्पादों और सेवाओं का जो है वो प्रचार हो पाएगा। अब यहाँ पर प्रचार किस सेंस में करना है, अगर अच्छा हुआ है तो अच्छा भी होगा, बुरा अगर वहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं तो वो भी जाती हैं। तो ये तो वहाँ के लोकल लोग जो हैं उनको ध्यान में रखना है कि वहाँ की जो सर्विसेज रहती हैं वो बेस्ट सर्विसेज रहे टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक इमेज होती है कि भाई इंप्रूव्ड ग्लोबल इमेज बन पाएगी, वैश्विक छवि जो है वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होके आ पाएगी अगर यहाँ पर टूरिज्म जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। धार्मिक परिप्रेक्ष्य से ऐसा होता है, और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ साथ साथ मेले भी लग जाएं, जिससे कि और भी लोग जो हैं वहाँ पर आ पाए वार्षिक रूप में, या फिर कुछ महीनों में अगर लगता है तो इस लेवल का सोचा भी जाता है सरकार के द्वारा, और सरकार स्टेप्स भी लेती है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, और केंद्र सरकार के सामने ये चीज़ रखा भी गया है, यूनियन बजट में है अभी कि इसको इम्प्रूव करना है। तो ये टॉपिक था हमारा। रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम चेंज किया जा रहा है, अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। इसी बेस पर धर्म से जुड़ा हुआ, मंदिरों से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है मंदिरों की, एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पर जिलों की, लोकेशंस की। आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो मैचिंग है वो सही है। ठीक है, जो ऑप्शन सही है इसमें वो बताना है आपको। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आराम से इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में दिया हुआ है, आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मिल पाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक ये टेलीग्राम चैनल है। डिस्कशन ग्रुप भी है, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, एंड ईमेल आईडी इज abhishek.singh@studyIQ.com। आप यहाँ पे मुझे मेल करके भी अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज, समस्याओं को मुझे बता सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, अगर बेस लेवल से आपको तैयारी करनी है स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की, तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि स्टडी आईक्यू जो पीसीएस है वो लाया है आपके लिए ये फाउंडेशन बैच, और इन स्टेट्स के लिए आप फाउंडेशन जो बैच है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फाउंडेशन संकल्प बैच 8 है ये, और ये आपका डेली जो क्लासेस होंगी इसमें मॉर्निंग में होंगी, 8 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ टाइमिंग में लिखा हुआ है। एडमिशन कब क्लोज हो रहा है इसका, 10 तारीख को, 10 नवंबर जो है इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमारी क्लासेस जो है वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें कब मिलेगा आपको, जब आप AKS लाइव कोड का यूज करेंगे, और आपको ये अमाउंट 12,499 में आपको ये मिल जाएगा। क्या मिलने वाला है इसमें, लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको इसमें, और जो मेंटरशिप है वो भी इसमें मिल जाएगी आपको। कंटेंट आपको मिलेगा इसमें हैंड रिटन नोट्स और क्रक्स नोट्स के तौर पर। टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, और साथ साथ एक बहुत बड़ा फीचर वो है कि डेली आंसर राइटिंग है। मेंस की जो प्रैक्टिस होती है वो बिल्कुल शुरुआत से हम लोग करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हो जाएंगी, आपको सब कुछ पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं AKS लाइव, तो आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी। ठीक है, मतलब एक जो पर्सन मेंटर रहेंगे वो तो रहेंगे, मेरी भी मेंटरशिप मिल पाएगी। तो ये बात हो गई हमारे कोर्स की, और जिसने भी BPSC स्टडी आई को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर डेडिकेटेड कंटेंट आपको मिल पाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।